नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ अहम खबरें रहने वाली है, सबसे पहले ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे, जहां पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आज पहली बैठक यानी जेपीसी की पहली बैठक होने जा रही है। आपको बता दें यूपी चलेंगे, जहां पर 2027 को लेकर सपा ने शुरू की तैयारियां, यानी कि आने वाले 2027 के चुनावों की तैयारियां जो है अभी से शुरू कर दी गई है। अगली खबर, किसान नेता डल्लेवाल का आवरण अनशन जारी है और इसको लेकर भी अगले आधे घंटे में चर्चा की जाएगी। और एचएमपी वायरस को लेकर भी देश में अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि एक के बाद एक केसेस आ रहे हैं, तो इस खबर पर भी चर्चा जो है वो होगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबरें जो है वो रहने वाली है इस बुलेटिन में, और खास चर्चा जो है इस बुलेटिन पे की जाएगी। सबसे पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आज पहली बैठक है, जहां यूपी में 2027 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो ये सभी खबरें जो है बड़ी रहने वाली है, जिसमें सुबह 11 बजे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग जो है वो होने वाली है। और आपको बता दें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी की बैठक है और 39 सदस्यों वाली जेपीसी में एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा जो है वो होने वाली है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आज पहली बैठक होगी, जहाँ पर एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री यानी जेपीसी की अगर बात की जाए तो आज पहली बैठक करेगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज 11 बजे ये बैठक होने वाली है। और इसमें आपको बता दें संसद के शीतकालीन सत्र में बिल के पेश होने के बाद 31 सदस्यों यानी कि लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 वाली जेपीसी का गठन किया गया था। हालांकि कई पार्टियों की तरफ से जेपीसी में शामिल किए जाने के अनुरोध के बाद सरकार ने समिति में 8 सदस्य बढ़ा दिए। अब इस समिति में आपको बता दें 27 सांसद और लोकसभा से हैं और 12 सांसद राज्यसभा से हैं। तो फिलहाल 39 सदस्यों वाली जेपीसी की बैठक जो है आज होने वाली है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर खास चर्चा जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है लगातार बना हुआ है। अब इसमें जेपीसी की पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बैठक करने जा रही है और इस बैठक में आज सभी मौजूद होंगे और जितने भी सांसद हैं वो चर्चा करेंगे, विचार। तो आपको बता दें सुबह 11 बजे ये मीटिंग होने वाली है और यहाँ पर आपको बता दें 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव सिंह भगत को शामिल किया गया है। भाजपा की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से कल्याण बनर्जी का नाम सामने आया है। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ताबिश से जानकारी लेंगे। ताबिश बताइएगा, वन नेशन वन इलेक्शन की आज पहली बैठक चर्चा होगी, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बैठक होगी, क्योंकि संसद सत्र में हमने देखा था कि हंगामा हुआ था और हंगामे के बीच फिर इसको जेपीसी को भेज दिया गया था। 39 सदस्यों की एक कमेटी तैयार कर दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा मसौदा हर पॉलिटिकल पार्टी के पास भेज दिया गया है। हालांकि जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका कहना यह था कि वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी तरीके से संभव नहीं हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हर क्षेत्र का, हर परिक्षेत्र का अलग परिस्थितियां होती है और ऐसे में किन राज्यों को किन अनुपूरक लेकर के जाया जाएगा, कई तमाम सवाल उस वक्त खड़े किए गए थे। अपोजिशन की तरफ से कई सवाल पूछे भी गए थे। तो उस वक्त ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि इसको जेपीसी को भेजा जाए, इससे पहले कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसको समझ ले, देख ले कि आखिर इसका मसौदा क्या है। जेपीसी को लेकर के देखिए काफी समय से लगातार ये मांग चल रही है कि देश के अंदर एक संविधान, एक इलेक्शन एक ही बार में होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो या नगर निकाय नगर पंचायत के जो चुनाव है वो सब एक ही बार किए जाने चाहिए, जिससे जो बार बार इलेक्शन पर होने वाला खर्चा है, बार बार इलेक्शन पर होने वाली परेशानियां हैं, उनसे निपटा जा सके। और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आज जेपीसी की बहुत अहम बैठक है। अब अपोजिशन अपनी तरफ से क्या इस पर अपना रुख रखेगा ये तो बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूरे देश के अंदर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म रहा था,
वो बहुत लेकिन मायने ताबिश आज यहाँ यहाँ पर पर रखेगा। जनता ने भी अगर जनता की व्यूज की बात की जाए तो उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि यहाँ पर खर्चा जो है वो बचेगा, एक ही समय पर इलेक्शन होगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो उनकी तरफ से पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है वोट बैंक अपनाने के लिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के ये तर्क दिया गया था कि कई सारी दिक्कतें आती हैं, जी। कई बार आचार संहिताएं बार बार लगानी पड़ती है और उसकी वजह से काम रुक जाते हैं। दूसरी तरफ खर्चा इसमें बहुत ज्यादा होता है, फोर्स बहुत ज्यादा डिप्लॉय करनी पड़ती है, कई दिक्कत और कई समस्याएं इसमें बताई गई थी। और इसको लेकर के अपोजिशन लगातार ये कह रहा था कि ये आपकी बातें हो सकती है कि ठीक हो, लेकिन इसका आप मसौदा जो आपने तैयार किया है इसको आप जी। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए, सरकार की तरफ से भी 3 बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि पॉलिटिकल पार्टियों को और खास तौर से एनडीए के घटक दलों को समझाया, जिसमें राजनाथ सिंह थे, किरण रिजिजू और बिल्कुल। अर्जुन राम मेघवाल, इन 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी और ये कहा गया था कि ये लोग समझाएंगे। उस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो एनडीए का मुख्य घटक दल इस वक्त माना जा रहा है, उन दोनों की तरफ से सहमति मिली थी कि वन नेशन वन इलेक्शन में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो सरकार के पास जहां लोकसभा में आंकड़े थे, वहीं राज्यसभा में सरकार अभी वन नेशन वन इलेक्शन को पास कराने में आंकड़ों से बहुत ज्यादा दूर है। और यही वजह है कि जेपीसी में ये कितना रुकता है और क्या आसानी से अपोजिशन इस बात पर मान ताबिश पाएगा, क्या क्योंकि लगता अपोजिशन है के आज 11 बजे किस तरीके से सिनेरियो सामने आएगा? वही लड़ाइयां देखने को मिलेंगी पहली बैठक में जैसे हमेशा होती आई हैं, पक्ष विपक्ष की, सत्ता दल की। तो यहाँ चर्चा जो है वो की जाएगी या वही तस्वीरें जो हर एक मुद्दे को लेकर होती है, हर एक सत्र को लेकर होती है, वैसी आज भी आएंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोनों ही जो पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो और जेपीसी के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जो अहम नाम रखे गए हैं, उसमें पार्टियों के ऐसे एडवोकेट्स रखे गए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे एडवोकेट्स रखे गए हैं जो तार्किक बात कर सकते हैं। अगर बीजेपी की तरफ से बासु स्वराज जैसा बिल्कुल। नाम रखा गया है, तो कांग्रेस की तरफ से भी मनीष तिवारी जैसा बड़ा नाम रखा गया है। यानी जो एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कानून के जानकार हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इन कमेटियों का हिस्सा बनाया गया है, जिसकी वजह से तार्किक और कानूनी रूप से क्या सही हो सकता है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से रखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वो अपनी बात किस तरह से रखते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसमें किस तरह का इंप्लीमेंटेशन चाहती है, क्या क्या बदलाव वो लोग चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं, तमाम चीजें होंगी। और जेपीसी की पहली मीटिंग है, उसके बाद पता चलेगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी क्या क्या राय रखी है। तो बिल्कुल यहाँ ताबिश क्या लगता है ये वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात की जाए तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शंस हुए हैं और अब दोबारा इस पर चर्चा हो रही है। तो किस तरीके से अगर 2034 की बात की जाए, कहा जा रहा है कि तब हो सकता है, तो चीज़ें कैसे बदलेंगी, किस तरीके की चीज़ें आगे देखी जा सकती है, ये भी बताइएगा। देखिए, सरकार अपनी तरफ से बराबर ये तर्क दे रही है। ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से तर्क दे रही है कि देश की आजादी के बाद से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन ना आए, यानी एक साथ चुनाव होते रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। यानी विधानसभाओं के और लोकसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ होते रहे हैं और उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं रही है। लेकिन बाद में सिनेरियो ऐसा बना, कहीं पर सरकार गिर गई है और कहीं पर फुल मेच्योरिटी नहीं मिली है, जिसकी वजह से मध्यवर्ती चुनाव हुए हैं, मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं और उसकी वजह से ये जो एक चेन चली आ रही थी वो टूटी और उसको वापस लाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ऐसे में सरकार का अपना तर्क है, सरकार का भी ये मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो इससे कई चीजों की जो समस्याएं हैं वो खत्म की जा सकती हैं और जो कार्यकाल है वो स्मूथली पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष का भी अपना ये कहना है कि आप ये बताइए, अगर कोई सरकार बीच में गिर जाती है, कोई समस्या सरकार के साथ आ जाती है, तो वो किस तरह से पूरी होगी। सरकार के को लेकर के भी उदाहरण दिए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के विधायकों ने कई विधायकों ने पार्टी से बगावत की और मध्य प्रदेश में कई विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया और उसके बाद बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो ऐसे में ये भी कहना है कि अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो क्या वहां पर चुनाव होंगे या फिर उस को वहां पर कितने समय के लिए होल्ड किया जाएगा। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिस पर विपक्ष सरकार से या जो जेपीसी कमेटी है उसके सामने अपने सवाल रखेगा। ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी स्पष्टता पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है।
ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात की जाए तो ठीक 11 बजे जेपीसी की मीटिंग होने वाली है और यहाँ पर एक तरफ पक्ष है और एक तरफ विपक्ष है, जहाँ पर एक तरफ कहा जा रहा है कि आचार संहिता या बड़े खर्चे एक समय पर इलेक्शन करवाने पर बच सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ा हथकंडा है ताकि वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ ले सके। आगे बढ़ेंगे, जहां पर यूपी को लेकर बात की जाएगी। आपको बता दें 2027 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। सभी पार्टियों को भंग कर सकती है समाजवादी पार्टी। नए चेहरों को मौका देने में जुटी है समाजवादी पार्टी। इस वक्त की खबर जहां पर चुनाव को लेकर अभी से चर्चा की जा रही है, नए चेहरों को मौका देने की बात सामने आई है और खुद को जमीनी स्तर पर किस तरीके से मजबूत किया जाए, समाजवादी पार्टी उस पर अब काम कर रही है। और यहाँ पर सपा प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि खुद को जमीन पर मजबूत जो है समाजवादी पार्टी अब करेगी और 2027 के चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में सपा प्रमुख अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव की रणनीति में इस बार बड़ा बदलाव होगा। नारों और भाषणों के अलावा खुद को जमीन पर मजबूत करने पर फोकस जो है वो समाजवादी पार्टी करेगी। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर कैंपेनिंग के अलावा ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच, आवाम के बीच जाकर खुद को रखना और उनको अपने पर विश्वास जताना, ये फोकस इस बार समाजवादी पार्टी का रहेगा 2027 के चुनावों के लिए। और एक एक बूथ पर पीडीए वोटरों को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। प्रदेश, जिला, तहसील, वार्ड, हर लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव जो है समाजवादी पार्टी करेगी। तो फुल फोकस, फुल प्लानिंग जो है वो कर ली गई है 2027 के चुनावों के लिए। बैठकें जो है वो की गई। यहाँ पर एक बड़ा चुनौती वाली पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी उठ के आ सकती है, जहां पर जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत किया जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। बताइएगा प्रवीण दिलोदी, किस तरीके से क्या कुछ लगता है इस बार समाजवादी पार्टी अपने आप को 2027 के चुनावों के लिए लाएगी? देखिए, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी मिशन 2027 को लेकर जुट चुकी है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि किसी भी हर हालत में जो 27 का लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें कैसे जो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे सत्ता तक पहुंचे, इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी लगातार जुटी हुई है। सपा का साफ तौर पर मानना है कि जैसे बूथ स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक भारतीय ये समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर जो समाजवादी पार्टी ने अपना तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए लगातार जो सपा के जो बड़े नेता हैं वो लगे हुए हैं। और साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी की जो सभी कमेटियां हैं उनको भी कभी भी जो भंग किया जा सकता है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी नए चेहरों को इस बार जो नया मौका देने के प्रयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो युवा नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं तो कमाल कर पाएगा और 2027 में समाजवादी पार्टी को प्रवीण, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए एक और बड़ी बात है, वो ये है कि उसे जमीनी स्तर पर अपने आप को लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और शायद ये बात सामने भी आ गई है कि सपा प्रमुख ने कह दिया है कि जमीन पर जुड़कर अब काम करेंगे, कैंपेनिंग को छोड़कर जमीन पर काम किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था समाजवादी पार्टी के लिए, जहां से वो पीछे हो रही थी। निश्चित तौर पर रूपाली, देखिए जैसे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला था वो काफी कारगर साबित हुआ था। तो लगातार समाजवादी पार्टी जो पीडीए फॉर्मूला है उसी को लेकर चल रही है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार वो भी इस पीडीए फॉर्मूले को तोड़ने के लिए लगातार वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मात देगा, इसको लेकर भी तमाम अभी जो हाल ही में जो मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई है उसमें हालांकि उन्हें पीडीए इसका तोड़ने को लेकर लगातार जो पिछड़ा दल अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको तवज्जो खासी दी है कि कहीं किस तरीके से जो पीडीए को किया जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी 2027 के मिशन को लेकर लगातार मेहनत कर रही है और आने वाले समय में ये कहना भी होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो युवा हैं, खासतौर से जो ऐसे चेहरे हैं उनको आगे लाने का समाजवादी पार्टी का काम करेगी। जो जमीनी बिल्कुल प्रवीण, यहाँ पर नए चेहरों को लेकर भी बात की गई है और नए चेहरे कहीं ना कहीं पार्टी की इमेज बनाने और किस तरीके से वोट बैंक अपने तरफ खींचने में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगता है कि नए चेहरे सामने लाना तो बात है पार्टी की, लेकिन जनता में विश्वास दिलाना भी कितना जरूरी है उन चेहरों के बलबूते?
जी बिल्कुल रूपाली, देखिए निश्चित तौर पर जनता में कैसे विश्वास किया जाए, इसको लेकर ये बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि जो पुराने उम्मीदवार थे, जो चुनाव लड़े थे, लेकिन वो अपने आप को प्रत्याशी ना माने, इसको लेकर भी जो साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो नए चेहरे हैं उनको सीधा तौर पर मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं जब नए चेहरे सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ही जो प्रभाव ठीक है। जो पड़ेगा उस पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। ठीक है परवेंद्र। ये ये भी कयास लगा जा रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नई जिम्मेदारी देगी, तो उसको लेकर जो युवा वर्ग है उसमें काफी जो कहीं ना कहीं ठीक उत्साह है भी नजर आ रहा परवेंद्र। है। ठीक। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे बिल्कुल चेहरे को बिल्कुल। मौका मिलेगा जिससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। ठीक जी है परवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2027 के चुनावों को लेकर फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां पर यहाँ नए चेहरे लाने की बात की जा रही है और अब कैंपेनिंग छोड़कर जमीनी स्तर पर काम करने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आई है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है और आपको बता दें 43 दिन से अनशन के कारण बिगड़ रही है सेहत। किसान मोर्चा के सब्र का टूटने लगा है बांध। डल्लेवाल को कुछ हुआ तो स्थिति होगी खराब, ये कोहाड़ की तरफ से कहा गया है। खन्नौरी बॉर्डर पर आपको बता दें कि 43 दिन से आमरण अनशन पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो बैठे हुए हैं और अब उनकी तबीयत जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें बिगड़ती स्थिति को लेकर किसान मोर्चा का सब्र जो है वो टूटने लगा है और किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने आपको बता दें केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, जहां कोहाड़ ने साफ तौर पर कहा है कि अगर डल्लेवाल को कुछ हो गया तो केंद्र स्थिति को संभाल नहीं पाएगी। तो साफ तौर पर ये उग्र आंदोलन जो है वो रूप लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डल्लेवाल लगातार 43 दिन से आमरण अनशन पर हैं और वो टस से मस होने को तैयार नहीं। एक के बाद एक किसान नेता उनके समर्थन में जो है आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तबीयत जो है डल्लेवाल की बिगड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल जुड़ चुके हैं, संदीप से जानकारी लेंगे। संदीप बताइएगा, जिस तरीके से डल्लेवाल की सेहत अब एक बड़ा सवाल बन गई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा हो या फिर खुद किसान नेताओं की तरफ से, अब जो गुस्सा है सामने आ रहा है कि अगर कुछ होता है तो हम और उग्र हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल 43 दिन गुजर चुके हैं और लेकिन उसके बावजूद अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसी बातचीत का न्योता या बातचीत करने का आदेश कोई ऐसा नहीं आया है। और इसी को लेकर किसान नेता जो पिछले लंबे समय से मांगों पर बैठे हुए थे, उनको 43 दिन जो है अब डल्लेवाल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, तबीयत उनकी बिगड़ते जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को चेताने का काम किया कि सरकार देखे आखिर क्यों किसानों के इस जो है आमरण अनशन पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और कल जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गए थे, लेकिन डॉक्टरों की फिर सलाह के बाद उनको थोड़ा सा पानी पिलाया गया, जब जाकर उनकी जो है थोड़ी सी जो है वो बातचीत करते हुए नजर आए। लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा जो है किस तरह से जो है किसानों की ओर से लगातार रोष सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है और किसानों के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार उनके जो है इस आंदोलन को जो है अनदेखा कर रही है, उनका रवैया जो है किसानों के लिए ठीक नहीं है। और अगर डल्लेवाल की स्थिति बिगड़ती है और अगर उनको कुछ हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी सरकार की लेकिन होगी, यहाँ पर क्योंकि संदीप एक सवाल ये भी उठता है ना कि अगर 43 दिन से वो आमरण अनशन पर है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार आदेश दिया गया कि वो ट्रीटमेंट ले, तो वो भी अपनी सेहत को लेकर जिस तरीके से किसान चिंतित हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंता व्यक्त की है, जहां पर बार बार पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जरूर कहा गया था कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे पंजाब सरकार हो चाहे फिर दूसरी सरकार हो ऐसे में। लेकिन डल्लेवाल और अन्य जो बड़े लीडर हैं किसान आंदोलन के, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक सरकार जागेगी नहीं, उनसे बातचीत नहीं करेगी, उनकी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक इसी तरह से जो है उनका प्रदर्शन और जो है अनशन जारी रहेगा। तो यहाँ तक डल्लेवाल ने पिछले दिनों कहते हुए नजर आए थे कि जो हमारे जो शहीद हुए हैं अब तक, जो बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने शहादत दी थी और इसी शहादत के बदौलत हमें कुछ आज प्राप्त हुआ है। अगर हमें कोई शहादत देनी पड़ती है तो उसके लिए किसान तैयार हैं। तो यानी कि ये समझा जा सकता है कि 43 दिन गुजर चुके हैं लेकिन डल्लेवाल जो है आमरण अनशन पर है, यानी कि कुछ नहीं खा रहे हैं और इस तरह से तबीयत उनकी लगातार बिगड़ रही है। डॉक्टर लगातार उनको देख रहे हैं बीच बीच में आकर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पहल करेगा कौन।
क्योंकि बिल्कुल। सरकार की ओर से कोई बातचीत करने का न्योता और कोई इस तरह की स्थिति में सरकार नजर नहीं आ रही है। और हरियाणा में बढ़ने और दिल्ली चलने की जो बात किसान पिछले दिनों कह रहे थे, उनको ना ही कोई बिल्कुल। परमिशन दी गई ठीक है और ना ही संदीप। उनका आंदोलन और ज्यादा तेज हो पाया। ठीक तो है यानी कि संदीप। अब स्थिति कैसे सुधर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार ढल्लेवाल की सेहत अब एक सवाल बनी हुई है, क्योंकि 43 दिन जो है वो आमरण अनशन को हो चुके हैं। तस से मस जो है किसान और किसान नेता ढल्लेवाल नहीं होने वाले, और यहाँ पर अब उनकी सेहत को कुछ होता है तो साफ तौर पर ये कहा गया है कि और उग्र जो है ये आंदोलन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पर राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इस समय ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर का सितम बदस्तूर जारी है। सर्द भरी बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। उत्तर भारत में ठंड इतनी भीषण पड़ रही है कि लोगों को ठंड से बचने के लिए हीटर और अलाव का सहारा ही अब बाकी है। मौसम को लेकर आईएमडी सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा सेन राय ने खास बातचीत की है हमारे दिल्ली सहयोगी उज्जवल कुमार से। आइए सुनते हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बादस्तूर ठंड का सितम लगातार जारी है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में कल से धूप नहीं निकली है, जिससे लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का एहसास हो रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या तापमान और नीचे जाएगा? आप लोगों को ठंड से कब तक राहत मिलेगी? आप लोगों के राज्य में क्या कुछ मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, ये आप तक पहुंचाएंगे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए मौसम विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर शोमा सेन रॉय मैडम मौजूद हैं। शोमा मैम, जिस तरीके से इस समय उत्तर भारत के राज्यों का मौसम चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ तापमान जो है वो रहने वाला है, कैसा मौसम रहेगा? अभी का अगर मौसम देखते हैं, अगर आप हमारे सैटेलाइट चित्रण देखते हैं तो अभी इसमें खैर दिख नहीं रहा है, मगर हमारा स्पेशल उसमें से अगर देखते हैं तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक लो क्लाउड फॉग का चादर बनी हुई है। ये कल तक विंड्स वीक था, जिसके कारण से ये लिफ्ट नहीं कर रहा था और आपका मिनिमम टेम्परेचर जो है खास गिरावट नहीं हुआ। आज भी दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 10.5 सुबह रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मैक्सिमम मिनिमम का जो नॉर्मल है उससे बढ़ी हुई है। आज का उम्मीद है कि थोड़ा विंड स्ट्रेंथन हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। इसके चलते हमारी उम्मीद है कि ये जो फॉग का क्लाउड का जो लेयर है धीरे धीरे कम हो जाएगा आज। तो आज हम आइसोलेटेड प्लेसेस में डेंस फॉग आज भी होने का पॉसिबिलिटी, मतलब कल सुबह फॉग होने की पॉसिबिलिटी है। खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी राज्यों में कल सुबह फॉग होने की, डेंस फॉग यानी कि 50 मीटर से ज़्यादा मगर 200 मीटर से कम विजिबिलिटी रहने की संभावना है। मगर कल से जो होगा कि विंड्स वीकन करेगा, जैसे हवाएं धीमे पड़ जाएंगे तो आपका जो कोल्ड डे कंडीशंस, फॉग कंडीशंस दोनों ही बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका जैसे नॉर्दर्ली विंड्स आ रहा है तो मिनिमम टेम्परेचर भी गिरेगा। तो अगर हमारा पूर्वानुमान देखते हैं, हम 2 दिन के लिए उम्मीद करें कि मिनिमम टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री ड्रॉप करेगा पूरा नॉर्थ इंडिया में। और साथ ही साथ फॉग कंडीशंस परसों और तरसों सुबह, यानी कि आज जैसे 7 तारीख है तो 9-10 तारीख को फॉग का कंडीशंस पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी में बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारे एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है, जिसके चलते थोड़ा बहुत उम्मीद है कि साउथ ईस्टर्ली विंड्स आएगी, दोबारा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है। और उसके साथ साथ फॉग का भी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, फॉग का भी सिचुएशन थोड़ा कम होने का संभावना दिख रही है। मैम, आपने ये पंजाब और ज़्यादातर दिल्ली के आसपास राज्यों की बात की है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए कोई अलर्ट जारी किया गया कि दिल्ली में भी टेम्परेचर नीचे जाएगा? अभी दिल्ली में भी टेम्परेचर नीचे जाएगा। अभी आज जैसे सुबह 10.5 डिग्री मिनिमम रिकॉर्ड किया गया। हमारी उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में ये टेम्परेचर आपका 6 डिग्री तक पहुंच जाएगी। मगर मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गिरावट और नहीं होगा, शायद थोड़ा सा बढ़ सकता है 1-2 डिग्री। और जो फॉग का जो चेतावनी है कल और परसों के लिए हमने जारी किए हैं। हमारा 2 दिन तक कोल्ड वेव रहने की संभावना है। बाकी कोल्ड वेव खास नहीं आ रही, क्योंकि आपका अभी भी जो फॉग लो क्लाउड का लेयर है वो हटा नहीं है। जब तक वो नहीं हटता है आपका मिनिमम में गिरावट नहीं आएगी। और क्योंकि आज विंड स्ट्रांग है, उम्मीद करें थोड़ा हटने का चांसेस है,
मगर वो भी कोल्ड वेव से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा आज भी कोल्ड डे का 2 से 3 दिन तक पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रहने की संभावना। मैम बर्फबारी का कोई अनुमान? अभी 3 से 4 दिन तक कुछ उम्मीद नहीं है, मगर 10 तारीख के आसपास हमारी उम्मीद है कि दोबारा एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है, उसके साथ इंटरेक्शन होगी और उसमें थोड़ा बहुत बूंदाबांदी और साथ में थंडरस्टॉर्म होने का भी पॉसिबिलिटी रहेगी, खासकर राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्ट उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले दिनों में, क्या दिल्ली के आसपास के राज्यों में क्या बारिश की संभावना, और आज भी क्या पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना कहीं? जैसे बोला, ये लो क्लाउड का लेयर है। आज हमारे विंड्स काफी तेज हैं, ये आज हम उम्मीद करें कि हटने का ये जो क्लाउड का जो लेयर है ऑलरेडी नीचे से काफी वीक हो गया है। जैसे देखा आपने, आज भी दिल्ली में आपका फॉग का कोई रिकॉर्ड नहीं आया, तो आपका धीरे धीरे नीचे से वो कट ऑफ, मतलब वो जैसे ईट अवे हो रहा है वो क्लाउड, तो धीरे धीरे वो हटने का संभावना दिख रहा है। ये हटते ही, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही है, इसमें हमारा टेम्परेचर एकदम से गिरेगा, यही हमारा उम्मीद है नॉर्थ इंडिया तो की। बारिश की नहीं है ना? बारिश का भी कोई उम्मीद नहीं है 3 से 4 दिन तक, मगर 10 तारीख को दोबारा थोड़ा बहुत बारिश, थोड़ा लाइट थंडरस्टॉर्म्स, साथ में थोड़ा हेल स्टॉर्म्स का भी रह सकता है, खासकर पंजाब हरियाणा, वो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी तक कोई चेतावनी जारी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और मौसम पर ताज़ा जानकारी देने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर हेमंत सेन रॉय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभी जिस तरीके से उत्तर भारत के राज्यों में मौसम जारी है बादस्तूर, जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को परेशान कर रही है। ये ठंड का जो 3rd डिग्री का टॉर्चर है वो आगे इसी तरीके से जो है वो जारी रहेगा, बल्कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान जो है वो और ज़्यादा नीचे जा सकता है, तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप और ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी अभी फिलहाल आने वाले दिनों में उत्तर भारत के लोगों को ठंड के इस 3rd डिग्री के टॉर्चर से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज। चलिए, अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।